व्यक्ति ने आवाज देकर कहा, पंडित जी जरा रुकिए, आज मेरे पिताजी की 13वीं है, क्या आप मेरे घर चलकर भोजन करने की कृपा करेंगे? सुनकर पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कहने लगे, क्यों नहीं कृपा करूंगा भाई, ये तो हमारा खानदानी काम है, लेकिन खाना खिलाने के बाद दान दक्षिणा तो दोगे ना? दक्षिणा दिए बगैर तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। चलिए पंडित जी, आप कहते हैं तो वह भी दे दूंगा, लेकिन अब आप जल्दी से घर चलने की कृपा करें, क्योंकि सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। एक ब्राह्मण की और कमी थी, सो आप मिल गए। फिर पंडित उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, वाह, आज का दिन तो वास्तव में शुभ लगता है, मुझे भी पेट भर खाने को मिलेगा और पंडिताइन के लिए भी पूजन सामग्री बांध कर ले जाऊंगा और दक्षिणा भी मिलेगी। उस व्यक्ति के घर पहुंचकर पंडित ने अन्य ब्राह्मणों लोगों के साथ प्रेम पूर्वक श्राद्ध खाया। भोजन करने के बाद पंडित कहने लगा, भाई दुखीमल, भोजन तो मैंने कर लिया, अब जरा घर के लिए दान में अन्न, वस्त्र व फल और दक्षिणा में इच्छा अनुसार तुम्हारा जो दिल करे वही दे दो। क्षमा करें पंडित जी, मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल बात यह है कि पिताजी के श्राद्ध की व्यवस्था करने के लिए मैंने अपना मकान, बर्तन भांडे, कपड़े लत्ते सब कुछ बेच दिया, तब जाकर कहीं मुश्किल से यह सारा प्रबंध हो पाया, और कल ही मुझे खरीदार को इस मकान के साथ साथ सारा बेचा हुआ अन्य सामान भी सौंपना है। इसलिए अफसोस है कि दान में मैं आपको कुछ ना दे सकूंगा, लेकिन दक्षिणा के रूप में आप यह शीशा स्वीकार करें। पंडित जी, यह कोई मामूली शीशा नहीं है, हमारा खानदानी शीशा है। मेरे दादा परदादा सब सुबह उठकर इसी में अपना मुंह देखा करते थे, और मेरे पिता ने भी मरते समय मुझसे कहा था, बेटा इसे बहुत संभाल कर रखना, यह बहुत ही कीमती शीशा है। इसलिए मैंने घर का तिनका तिनका बेच दिया, लेकिन इसे नहीं बेचा। परंतु क्या करूं, मैंने आपको दक्षिणा देने का वादा किया था, इसलिए इसे आपको दे रहा हूं। पंडित जी सोच क्या रहे हैं, लीजिए लीजिए। पंडिताइन इसमें अपना सुंदर मुखड़ा देखेगी तो प्रसन्नता से झूम उठेगी। बेचारे पंडित ने मन मसोस कर वह शीशा रख लिया और चलते चलते सोचने लगा कि मैं घर जाकर पंडिताइन को क्या जवाब दूंगा। जब वो घर पहुंचा तो पंडिताइन ने पूछा, आज क्या कमा कर लाए हो जी? पंडित बोला, कमा धमा कर तो कुछ नहीं लाया, हाँ तुम्हारा मुंह देखने के लिए मैं यह शीशा जरूर लाया हूँ। लो इसे संभाल कर रख लो, बड़ा कीमती शीशा है। ए जी। मैं पूछती हूँ, ये शीशा तुम किसी कूड़ेदान से उठा लाए हो क्या? ये बाबा आदम के जमाने का शीशा लगता है। भाग्यवान, यह मुझे एक यजमान ने दक्षिणा में दिया है। फिर पंडित ने पंडिताइन को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर पंडिताइन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने शीशे को जमीन पर पटकते हुए कहा, ए जी, यदि उसने आपको मूर्ख बनाया ही था तो आपने इसे उसी के सिर पर क्यों नहीं दे मारा? इसे मेरे सर पर मारने के लिए घर में क्यों ले आए? सत्यानाश हो उस कलमुहे का। लेकिन शीशे के चकनाचूर होते ही उसमें से धुआं निकलने लगा। तभी एक जिन्न उनके सामने खड़ा हो गया, जिसे देखकर वे दोनों डरने लगे और कहने लगे, अरे बाप रे बाप, भूत भूत, भागो वरना यह हमें मार डालेगा। फिर जिन्न बोला, अरे ठहरो मेरे मेहरबानों, ये तुम दोनों मुझसे भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम लोगों का एहसानमंद हूँ, जो तुमने मुझे शीशे की कैद से आजाद कराया। जिन्न की बात सुनकर पंडित पंडिताइन का भय कुछ कम हुआ। पंडित बोला, तो तुम कौन हो भाई, और शीशे के टूटते ही हमारे घर में धुआं बनकर कहाँ से आ गए? मैं जिन्न हूँ, मुझे एक दुष्ट जादूगर ने सताने के लिए इस शीशे में कैद कर दिया था, लेकिन आज तुमने इस शीशे को तोड़कर मुझे आजाद कर दिया है। मैं तुम लोगों का यह उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहो। सेवा की बात सुनकर पंडित पंडिताइन के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। पंडित बोला, जिन्न भाई,
हमारे घर में राशन पानी नहीं है, क्या तुम हमारे लिए कुछ राशन पानी और दाल सब्जी का प्रबंध कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता, मैं तो हर काम कर सकता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें अभी अपना चमत्कार दिखाता हूँ। फिर जिन्न ने कहा, अनाज, घी, शक्कर, मिर्च, सब्जी, फल, कपड़े, बर्तन, भांडे सब आ जा। और पलक झपकते ही घर हर प्रकार की वस्तुओं से भर गया। यह देखकर पंडित पंडिताइन हैरान रह गए। पंडित बोला, जिन्न भाई, मेरी पत्नी को तो भूख लगी है, क्या तुम तुरंत दाल रोटी का प्रबंध कर सकते हो? 8-10 रोटियों से ही हमारा काम चल जाएगा। दाल रोटी ही क्यों, मैं तुम दोनों मेहरबानों को दुनिया भर के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। जरा रुको। फिर जिन्न ने कुछ कहा और तुरंत ही अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उनके सामने प्रस्तुत हो गए। जिन्न बोला, तुम लोग आराम से भोजन करो, तब तक मैं बाहर बैठता हूँ। यदि किसी चीज की और जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, वरना मैं तुम्हारे भोजन करने के बाद अपने देश चला जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्न भाई। जिन्न बाहर चला गया और पंडित पंडिताइन चटकारे ले लेकर भोजन करने लगे। पंडिताइन बोली, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, मैंने तो शायद पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा। भाग्यवान, मुझे तो ये जिन्न बड़े काम का लगता है। देखा नहीं, उसके कहते ही सब सामान और खाना हमारे सामने आ गया। हमें इसे किसी भी कीमत पर जाने से रोकना होगा। हाँ स्वामी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। खाना खाने के बाद पंडित ने जिन्न को आवाज लगाकर कहा, जिन्न भाई, कहाँ हो तुम? हमने भोजन कर लिया है। अगले ही पल जिन्न उनके सामने प्रकट हुआ और कहने लगा, कहो मेहरबानो, भोजन कैसा लगा? बहुत अच्छा जिन्न भाई, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने जीवन में पहली बार खाया है। मेहरबानो, मेरे लिए और कोई सेवा हो तो कहो, वरना मैं चलता हूँ। सेवा तो और कोई नहीं है जिन्न भाई, लेकिन एक प्रार्थना है। यदि तुम हमारे पास रुक जाओ तो हम तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेहरबानो, यह काम बड़ा मुश्किल है, रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई और सेवा हो तो कहो। जिन्न भाई, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, फिर हमारे पास ठहरने में तुम्हें क्या मुश्किल है? मेहरबानो, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे रहने से तुम्हें जरूर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक शर्त पर रहता हूँ, और मैं इसी शर्त पर तुम्हारे पास रह सकता हूँ कि तुम मुझे एक काम निपटाने के बाद तुरंत दूसरा काम दे दोगे, क्योंकि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता, हर समय काम में लगा रहना चाहता हूँ। पंडित बोला, अरे भाई, ये कौन सी मुश्किल बात है? हमारे पास तो इतना काम है कि तुम जीवन भर भी नहीं निपटा सकोगे। हमें तुम्हारी यह छोटी सी शर्त मंजूर है। एक बार फिर सोच लो मेहरबानो, यदि तुम्हारे पास रहते हुए मैं एक क्षण के लिए भी खाली रहा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं तुम दोनों को ही साबुत का साबुत निगल जाऊंगा। यदि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सका तो फिर यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर रहेगा कि तुम मुझे रखो या निकाल दो, इसलिए अच्छी तरह से सोच लो। वे दोनों बोले, हमने अच्छी तरह से सोच लिया है जिन्न भाई, ना तुम खाली रहोगे और ना ही ऐसी नौबत आएगी। बस तुम हमारे पास रह जाओ, यहाँ तुम्हें काम की कोई कमी नहीं होगी। तब ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाता हूँ। अब तुम फौरन मेरे लिए कोई काम बताओ। यह सुनकर पंडित पंडिताइन बहुत प्रसन्न हुए। फिर पंडिताइन बोली, सुनो, सबसे पहले तुम घर की साफ सफाई कर दो, हर वस्तु को उसकी जगह पर व्यवस्थित रख दो। चलो जी, जब तक यह घर का काम निपटाता है हम लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस जिन्न भाई के रहते हुए तो अब हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। इंस्टा पर स्टोरी बनाना सबको आता है, पर वायरल बनाना सिर्फ उनको आता है जो म्यूजिक और टाइमिंग समझते हैं। आराम ही आराम करेंगे, चलो भाग्यवान। लेकिन अभी उन्होंने दूसरे कमरे में जाने के लिए एक कदम ही बढ़ाया था कि जिन्न वहां पहुंचकर कहने लगा, लो मेहरबानो, पूरा काम निपट गया, साफ सफाई भी हो गई और सारा सामान भी सही जगह पर ढंग से रख दिया है। अरे वाह, क्या बात है। पंडित बोला, सुनो जिन्न भाई, अभी बहुत काम पड़ा है, तुम पहले बाहर जाकर घर के आसपास की जगह की साफ सफाई करके हरी हरी घास बो दो
और फिर आकर तीसरा काम समझना। बहुत अच्छा मेहरबानो। जिन्न बाहर चला गया और पंडित पंडिताइन दूसरे कमरे में अपने अपने बिस्तरों पर जा बैठे। पंडित बोला, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली, जो उसने इस मायावी जिन्न को हमारे पास मदद के लिए भेज दिया। सच कहते हो जी, ना तुम शीशा लाते और ना हमें ये जिन्न मिलता। अब तो हमारे घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। तभी जिन्न वहां पहुंचा और कहने लगा, मेहरबानो, तुम्हारा बताया दूसरा काम भी पूरा हो गया है। मैंने घर के बाहर चारों तरफ की अच्छी तरह सफाई करके हरी घास ही नहीं बल्कि सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं। यह सुनकर आश्चर्य में डूबे पंडित पंडिताइन ने बाहर का नजारा देखा तो वे दंग रह गए। घास और पेड़ पौधों से बाहर का नजारा बिल्कुल ही बदल चुका था। जिन्न बोला, मेहरबानो, अब मुझे जल्दी से कोई और काम बताओ, क्योंकि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता। पंडित बोला, जिन्न भाई, वास्तव में तुम बहुत मेहनती हो। हमारे घर में जलाने के लिए लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम ऐसा करो, पास के जंगल में चले जाओ और वहां से लकड़ियां लाकर उन्हें काट कर जलाने लायक बना दो। जिन्न तुरंत जंगल की ओर उड़ गया। पंडिताइन बोली, सुनो जी, यदि ये जिन्न इसी तरह पलक झपकते ही काम निपटाता रहा तो वो क्षण दूर नहीं जब हमारे पास इसे बताने के लिए कोई काम नहीं रहेगा और ये हमें साबुत का साबुत खा जाएगा। भाग्यवान, तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। अभी तो मेरे पास इतने काम हैं कि वो इस जीवन में तो क्या, दूसरे जीवन में भी नहीं निपटा पाएगा। जिन्न उड़ता हुआ जंगल में पहुंचा और उसने झटपट कई पेड़ जड़ समेत उखाड़ लिए। पेड़ उखाड़ने के बाद उसने उनकी पत्तियां अलग की और साबुत पेड़ों के गट्ठर उठाकर और कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां उसने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दिया। इधर बेचारे पंडित पंडिताइन अभी एक झपकी भी नहीं ले पाए थे कि जिन्न उनके सर पर जा पहुंचा और कहने लगा, मेहरबानो, मैंने जलाने के लिए इतनी लकड़ियां इकट्ठी कर दी हैं कि वर्षों तक खत्म नहीं होगी। अब मुझे अगला काम बताओ। दोनों ने बाहर निकलकर देखा तो वास्तव में ही जिन्न ने लकड़ियों का इतना बड़ा ढेर लगा दिया था कि वो कई वर्षों तक खत्म नहीं होगा। जिन्न बोला, मेहरबानो, जल्दी से मुझे अगला काम बताओ। पंडित बोला, सुनो जिन्न भाई, हमारे पास एक छोटा सा बंजर खेत है। तुम उसे उपजाऊ बनाकर गेहूं बो दो तथा एक तरफ कुआं भी बना दो ताकि समय समय पर सिंचाई की जा सके, और खेत के चारों ओर बाड़ लगाना ना भूलना, वरना मवेशी घुस जाएंगे। बिल्कुल नहीं भूलूंगा मेहरबानो। यह कहकर जिन्न अपना काम करने चला गया। जब जिन्न नजरों से ओझल हो गया तो पंडिताइन कहने लगी, ए जी, मुझे तो इस जिन्न से डर लगने लगा है। मेरी मानो तो इसे यहाँ से भगाने की कोई तरकीब सोचो, वरना वो एक ना एक दिन जरूर हमें खा जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम जरा भी चिंता ना करो। मेरे पास इतने बड़े बड़े काम हैं कि वो क्या, उसका बाप भी वर्षों तक पूरा नहीं कर पाएगा। आओ चलकर आराम करें। उधर जिन्न पंडित जी के खेत पर उतरा, हल और बैल के साथ जमीन की जुताई करने लगा। थोड़ी ही देर में जिन्न ने न केवल पूरा खेत जोत दिया बल्कि गेहूं भी बो दी। खेत से बाहर निकलकर जिन्न ने एक स्थान पर जोर से अपना पैर पटका। तुरंत वहां कुएं जितना गहरा गड्ढा हो गया और कुछ ही देर में वो गड्ढा पानी से भर गया। बेचारे पंडित पंडिताइन अभी चैन की एक नींद भी नहीं ले पाए थे कि जिन्न फिर उनके सर पर हाजिर हो गया और कहने लगा, मेहरबानो, खेत का सारा काम हो गया है। खेत भी जुट गए हैं और कुआं भी खुद गया है। अब मुझे अगला काम बताओ। पंडित बोला, जिन्न भाई, आओ बाहर चलें, फिर मैं तुम्हें अगला काम बताता हूँ। बाहर पहुंचकर पंडित कहने लगा, देखो जिन्न भाई, वह जो सामने पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, वहां तुम्हें हमारे लिए आलीशान महल तैयार करना है। एक ऐसा महल जिसमें धन दौलत, नौकर चाकर सब कुछ हो, लेकिन उसके आसपास वो पहाड़ियां ना हो। चिंता ना करो मेहरबानो, जैसा कहा है वैसा ही होगा। और फिर जिन्न अपना काम करने चला गया। पंडित बोला, देखा भाग्यवान, इस बार मैंने उसे कितना मुश्किल काम बताया है। मुझे विश्वास है कि अब वो हफ्तों तक हमें परेशान नहीं करेगा। स्वामी, भगवान करे ऐसा ही हो। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बला हमारी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी। लेकिन बिस्तर पर बैठकर उन्होंने अभी
चैन की एक सांस ही ली थी कि जिन्न फिर उनके सामने हाजिर हो गया और कहने लगा, मेहरबानो, सेवक फिर सेवा के लिए हाजिर है। तुम्हारे कहे मुताबिक महल तैयार हो गया है, अब कोई और काम बताओ। यह सुनकर पंडित को विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी के साथ बाहर निकला। उसने देखा कि जिन्न ने सचमुच ही पहाड़ों को काटकर एक सुंदर सा महल तैयार कर दिया है। पहाड़ों को काटना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जिन्न ने इस कठिन कार्य को कुछ ही पलों में कर दिया था। जिन्न बोला, मेहरबानो, अब तो तुमको विश्वास हो ही गया होगा। अब जल्दी से मुझे फिर कोई और काम बताओ, मैं एक पल भी खाली नहीं रह सकता। पंडित बोला, अरे जिन्न भाई, पहले हमें हमारे महल में तो ले चलो, हम भी तो देखें आखिर महल के भीतर तुमने क्या इंतजाम किया है। तो आओ मेहरबानो, तुम दोनों मेरे एक एक हाथ पर बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें महल के अंदर ले चलता हूँ। और उन दोनों के हाथ पर बैठते ही जिन्न उन्हें लेकर महल की ओर उड़ चला। पंडित सोचने लगा, अब तो इसे कोई ऐसा काम बताना होगा जो बहुत ही मुश्किल हो, वरना पंडिताइन का कहना सच हो जाएगा। वास्तव में इस बला को पालकर हमने स्वयं अपने प्राणों को संकट में डाल लिया है। महल के भीतर पहुंचकर पंडित और पंडिताइन ने महल का निरीक्षण किया। जिन्न ने वास्तव में वहां सुख सुविधाओं एवं जरूरत की हर वस्तु जुटाने के साथ साथ नौकर चाकर और दास दासियों का भी प्रबंध कर दिया था। महल को देखकर पंडित पंडिताइन बहुत प्रसन्न हुए। पंडित कहने लगा, वाह, मजा आ गया, अब मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ। और पंडिताइन बोली, मैं भी किसी रानी से कम नहीं हूँ। तभी जिन्न बोला, मेहरबानो, मुझे जल्दी से कोई काम बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ हाँ जिन्न भाई, अभी कोई काम बताते हैं, आप क्रोधित ना हो। पंडित ने फिर उसे एक काम बता दिया। इसी तरह जिन्न क्षण प्रतिक्षण काम मांगता रहा और पूरा काम करता रहा। पंडित उसे मुश्किल से मुश्किल काम बताता, लेकिन जिन्न उसे क्षण भर में ही पूरा करके वापस लौट आता। किसी तरह वो रात बीती। अगला दिन बीता और दूसरी रात होने को आई। अब जब पंडित और पंडिताइन को ऐसा लगा कि अब उनके पास जिन्न को देने के लिए कोई काम नहीं रहा है, तो उनके पसीने छूटने लगे। वो दोनों जिन्न से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक सोचते रहने के पश्चात पंडिताइन प्रसन्नता से बोल उठी, आहा, आ गया एक उपाय उस बला से छुटकारा पाने का। भाग्यवान, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुमने ऐसी क्या तरकीब सोची है। लेकिन इससे पहले कि पंडिताइन पंडित को अपनी तरकीब बता पाती, जिन्न वहां हाजिर हो गया और कहने लगा, मेहरबानो, अब मुझे अगला काम बताओ। पंडिताइन बोली, तुम तो जानते ही हो जिन्न भाई कि मेरे पति पंडित हैं और इन्हें अपनी पंडिताई के लिए सारे ग्रहों, नक्षत्रों व उपग्रहों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। जिन्न बोला, बिल्कुल, इसके बगैर तो इनका काम ही नहीं चल सकता। तो सुनो जिन्न भाई, आज की रात आकाश में सारे नक्षत्र, ग्रह व उपग्रहों के साथ साथ गण भी दिखाई देने वाले हैं। एक साधारण मनुष्य तो उन गणों का हिसाब किताब नहीं रख सकता, लेकिन क्योंकि तुम सब काम कर सकते हो, इसलिए आज रात तुम ही उन सब का हिसाब किताब रखो। सुबह तुम्हें हमें यह बताना है कि रात में कितने तारे निकले, कितने ओझल हुए, कितने ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र और गण दिखाई दिए। मेहरबानो, यह कौन सा मुश्किल काम है। तुम निश्चिंत होकर आराम करो, तुम्हारा यह काम भी सुबह तक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं छत पर चलता हूँ ताकि अभी से आकाश पर नजर रख सकूं। Play Ludo King now. जिन्न के वहां से जाने के बाद पंडित कहने लगा, वाह पंडिताइन, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। कम से कम रात भर तक के लिए तो इससे छुटकारा मिल ही गया। स्वामी, रात भर के लिए ही नहीं, तुम देखना,
कल सुबह हमें इससे हमेशा हमेशा के लिए ही छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी चैन की नींद सो गए। उधर जिन्न महल की छत पर जाकर लेट गया और आकाश पर नजर रखने लगा। रात अधिक नहीं हुई थी, इसलिए पहले तो कुछ तारे दूर दूर निकले, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई आकाश में तारे ही तारे दिखाई देने लगे। चांद के साथ साथ कुछ और भी नक्षत्र दिखाई देने लगे। बेचारे जिन्न ने काफी रात तक आकाश में निकले तारों, चांद, ग्रहों व उपग्रहों की गिनती करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी गिनती गड़बड़ा जाती थी और वो फिर शुरू से गिनना शुरू करता था। वह जिन्न था तो क्या हुआ, भला तारों की गिनती करना कोई आसान काम नहीं था। गिनती करते करते वो इतना अलसा गया कि रात्रि के तीसरे पहर ही उसके तेज खर्राटे चारों ओर गूंजने लगे। अगले दिन सुबह होने पर पंडित और पंडिताइन ने जिन्न को जगाते हुए कहा, जिन्न भाई उठो, देखो सूरज निकल आया है। जिन्न सोचने लगा, क्या मैं रात में सो गया था? यह कैसी अनहोनी हो गई? जिन्न भाई, यह बताओ कि क्या तुमने तारों व अन्य ग्रहों का हिसाब किताब रखा? जरा बताना तो, उनकी संख्या किस किस दिशा में कितनी थी? माफ करना मेहरबानो, मैं तुम्हारा यह काम नहीं कर सका। मैंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन हर बार गड़बड़ हो जाती थी। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। पंडिताइन बोली, अरे जिन्न भाई, अब पता नहीं कितने सालों बाद ऐसा दिन आएगा जब सारे नक्षत्र एक साथ आकाश में दिखाई देंगे। तुम्हारे जरा से आलस्य ने यह सुनहरा अवसर हमारे हाथ से निकाल दिया। मुझे दुख है मेहरबानो कि मैं आपका यह काम नहीं कर सका। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हमें तुम जैसे लापरवाह जिन्न की कोई जरूरत नहीं है। बड़े आए थे हर काम करने वाले, कहते थे मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता। यदि मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब बताओ, क्या हम तुम्हें खा जाएं? पंडिताइन की यह बातें सुनकर जिन्न हंस पड़ा और कहने लगा, मेहरबानो, तुम लोग वास्तव में बहुत ही चतुर हो। निसंदेह तुमने इस बार मुझे मूर्ख बनाकर अपने प्राण बचा लिए, वरना आज तक जिसके पास भी मैं रहा वो जिंदा नहीं बचा। क्योंकि मैं यह बाजी हार गया हूँ, इसलिए तुम्हारे यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी तुमने मुझे आजाद करके मुझ पर एहसान किया था, इसलिए मैं स्वयं भी तुम्हें खाना नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि हमारे लोक का यह नियम है कि जिसके यहाँ रहो उसके यहाँ हर क्षण काम करो, और यदि काम ना मिले तो उसे खा जाओ। इसलिए यदि ऐसी नौबत आती तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ता और खा जाता। परंतु अच्छा हुआ तुम अपनी सूझबूझ से बच गए, और मैं भी एहसान फरामोशी से बच गया, क्योंकि मैं तुमसे शर्त हार गया हूँ। इसीलिए मैंने जो महल या धन दौलत तुम्हें दी है वह सब आज से तुम्हारा हुआ। अच्छा मेहरबानो, अब मैं चलता हूँ। कहकर जिन्न आकाश में उड़ गया। पंडिताइन बोली, आपने देखा स्वामी, कैसे मैंने उस जिन्न को यहाँ से भगा दिया। वाह पंडिताइन, पहले तो मैं केवल तुम्हारी खूबसूरती का कायल था, आज से मैं तुम्हारे दिमाग का भी कायल हो गया हूँ। उसके बाद दोनों पति पत्नी महल में रहते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन गुजारने लगे। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।